हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल राहुल वालिया लर्निंग हब। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष, बीएड फर्स्ट ईयर में कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ये हमारा जो फर्स्ट पेपर होता है बीएड का, उसको हमने शुरू किया हुआ है। और आज का जो लेक्चर है हमारा वो लेक्चर 9 होगा। ये यूनिट 3 का लास्ट लेक्चर होगा आज का लेक्चर। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। उदारीकरण को कहते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इस पे ध्यान देंगे। उदारीकरण, अब ये होता क्या है, लिबरलाइजेशन होता क्या है। उदारीकरण का अर्थ है आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण। एनआईपी 1991 के साथ भारत सरकार का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना था। भारत में उदारीकरण के प्रमुख पहलू क्या थे? भारत में उदारीकरण के प्रमुख पहलू पढ़ेंगे। लाइसेंसिंग का उन्मूलन, नंबर 2 विदेशी निवेश का उदारीकरण, नंबर 3 स्थानीय प्रतिबंधों में छूट, नंबर 4 विदेशी प्रौद्योगिकी आयात का उदारीकरण, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम, नंबर 6 सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, नंबर 7 एमआरटीपी अधिनियम, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, ये लागू किया गया था इसमें। ठीक है, तो एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। लिबरलाइजेशन मीन्स कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विद एनआईपी 1991 द इंडियन गवर्नमेंट एम्ड टू इंटीग्रेटिंग द कंट्रीज इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो इसके जो द मेजर एस्पेक्ट्स हैं लिबरलाइजेशन के, वो क्या थे इंडिया में, वो यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम वीडियो को बना रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? अब तक हमने पढ़ा था लिबरलाइजेशन, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन को पढ़ते हैं भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण जिसको कह सकते हैं। तो वैश्वीकरण 3 आर्थिक विशेषताओं को संदर्भित करता है जो देश को एक साथ जोड़ता है। वैश्वीकरण की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। माल और सेवाओं में व्यापार, निजी सीमा पार निवेश, यानी अपने जो देश की सीमा होती है उसके पास आप निवेश कर सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, ठीक है ना, अपने देश से बाहर भी। इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। जैसे हमारे देश में भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं और हम बाहर जाके, हमारे देश की कंपनियां भी बाहर जाके इन्वेस्ट कर सकती हैं। प्रवास, प्रवास कहते हैं माइग्रेशन को, ठीक है ना, प्रवास माइग्रेशन को कहते हैं। विखंडन, विखंडन होता है फ्रेगमेंटेशन। तो दुनिया भर से सस्ते स्पेयर पार्ट्स और सस्ते श्रम का उपयोग करना, इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। सपोज कीजिए आपको कोई चीज़ बनानी है तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल है, उसके लिए जो स्पेयर पार्ट्स मिल रहे हैं वो कहाँ पे, कौन से कंट्री के अंदर सस्ते मिल रहे हैं, जहाँ का रॉ मटेरियल सस्ता होता है वहाँ के अकॉर्डिंग, तो वहाँ से आप उस सामान को मंगा करके सस्ते में अपने सामान को जो आप असेंबलिंग कर रहे हैं तो आप बना सकते हैं। इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, विखंडन कहते हैं। अब वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं क्या हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं हैं लोगों का प्लान होना, यानी लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, मूवमेंट ऑफ पीपल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था 2000 में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000, इसके बारे में पढ़ेंगे। पूर्व प्राथमिक के लिए पाठ्यक्रम क्या था? पूर्व प्राथमिक का मतलब है प्राइमरी स्कूल से पहले। तो इस स्तर पर बच्चों को पाठ्य पुस्तकों से मुक्त रखना चाहिए, यानी बिना किताबों के ही पढ़ाना है बच्चों को, ओरली पढ़ाना है, बहुत सारी चीज़ों को ओरली पढ़ाना है। तो ये किसमें है? प्री प्राइमरी का है ये, ओके। बच्चों को खेलने का मुफ्त मौका दिया जाए, उन्हें पौष्टिक आहार देना चाहिए। साथ साथ गवर्नमेंट ने कहा कि आपको उनके खाने पीने का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये बच्चों को खेलने का मौका देना है, खेल खेल में सिखाना है। प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम क्या होता है? कक्षा 1 से 2 को मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, गणित और स्वस्थ और उत्पादक जीवन की कला सिखाई जानी चाहिए। ये प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम है। कक्षा 3 से 5 तक एक मातृभाषा, गणित, ईवीएस और स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने की कला को सिखाया जाना चाहिए। स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने की कला से क्या मतलब होता है? ताकि हमें एक ऐसी एजुकेशन सिखाई जाए ताकि हम जब बड़े हो जाएं उस 5th क्लास तक की एजुकेशन से हम ये सीख पाएँ कि हमें कौन सा खाना खाने से, कौन सी चीज़ें खाने से हम स्वस्थ रह सकते हैं, ठीक है ना। एक बैलेंस डाइट के बारे में हमको यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, उच्च प्राथमिक को मातृभाषा, उच्च प्राथमिक बोलते हैं 6 से 8 को, 6 to 8, ये 6 to 8 आएगी। तो इसके लिए क्या पाठ्यक्रम दिया, उच्च प्राथमिक को मातृभाषा यानी जो मदर टंग है उसका एक तो नॉलेज देनी है, आधुनिक भारतीय भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा अपनी इंग्लिश है, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, कार्य शिक्षक, कला शिक्षा और स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा सिखाई जानी चाहिए। ये 6, 7, 8 का पाठ्यक्रम बताया गया है यहाँ पे, उच्च प्राथमिक जिसको कहते हैं। तो उच्च प्राथमिक में आपको क्या क्या बताया इन्होंने, अपना मातृभाषा जो होगी वहाँ की रीजनल लैंग्वेज होगी, अपना अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, सोशल साइंस, ओके, और मेडिकल से रिलेटेड कुछ चीज़ें सिखाई जानी चाहिए। तो ये हमारा बताया है उच्च प्राथमिक का। नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड में माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या पाठ्यक्रम बताया। माध्यमिक शिक्षा होती है 9th और 10th, माध्यमिक शिक्षा होती है 9th और 10th, और उच्चतर माध्यमिक क्या होती है, वो 11th और 12th होती है। तो माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या बताया, माध्यमिक 2 वर्ष यानी कक्षा 9th और 10th, यहाँ वही 3 भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए, गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, कार्य शिक्षा, कला शिक्षा और शारीरिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा कहते हैं फिजिकल एजुकेशन को, सिखाई जानी चाहिए। उच्चतर माध्यमिक का क्या पाठ्यक्रम बताया, 2 वर्ष का होता है ये भी, इसमें एक 11th होती है, एक 12th होता है। तो इसके लिए जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 आया था, उसने उच्चतर माध्यमिक का क्या पाठ्यक्रम बताया कि बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ चीज़ को बार बार डिटेल में। तो मूल पाठ्यक्रम क्या था, भाषा और साहित्य सिखाना है बच्चों को, कार्य शिक्षा वर्क एजुकेशन देनी है, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा देनी है यानी हेल्थ से रिलेटेड, और फिजिकल एजुकेशन बच्चों को देनी है। किन्हीं 3 वैकल्पिक विषयों को विषय वर्ग के आधार पर पढ़ाया जाना चाहिए। किन्हीं 3 वैकल्पिक विषयों का मतलब होता है कि जैसे कि आपने साइंस वर्ग में आप जाते हैं, ओके, तो साइंस वर्ग में अलग सब्जेक्ट होंगे आपके, कॉमर्स वर्ग में जाते हैं तो कॉमर्स वर्ग में अलग सब्जेक्ट होंगे, आप साहित्यिक वर्ग में यानी ह्यूमैनिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे अलग सब्जेक्ट होंगे आपके। तो वो वाले जो सब्जेक्ट हैं वो अलग होने चाहिए। आपकी जो भाषाएं होंगी, लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, उनके बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया है, वर्क एजुकेशन के बारे में बताया है, फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताया है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं आगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस पे क्या हुआ था, थोड़ा सा इम्प्लीमेंट हुआ था, थोड़ा सा अमेंडमेंट कह सकते हैं कि अमेंडमेंट हुआ था 2000 के फ्रेमवर्क में। तो इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ, थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, पहले 2000 में आई, फिर 2005 में इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए। वो क्या हुआ, केंद्र में 2004 में एनडीए की जगह यूपीए सरकार आई। आपको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जो है यूपीए की सरकार आई थी, 2004 से 2014 तक चली थी, 10 साल के लिए, जिसपे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे देश के। तो इसने 1ली से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किए, इसे दिसंबर 2005 में प्रकाशित किया गया था। अभी क्या बदलाव किए गए थे, कक्षा 1ली से 5वीं के में क्या बदलाव किए थे, मातृभाषा, अंग्रेजी, गणित, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, और आपका कला और शिल्प, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा और कार्य अनुभव, ये तो कक्षा 1ली से 5वीं तक का पाठ्यक्रम रखा गया था। अब कक्षा 6ठी से 8वीं तक क्या चेंज किए गए थे, मातृभाषा होनी चाहिए, आधुनिक भारतीय भाषा होनी चाहिए, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा और कार्य अनुभव, ये सब कक्षा 6ठी से 8वीं तक पढ़ाया जाना चाहिए। कक्षा 9th और 10th में क्या पढ़ाया जाना चाहिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अकॉर्डिंग कक्षा 9 से 10 तक क्या पढ़ाया जाना चाहिए, मातृभाषा पढ़ाई जानी चाहिए, संस्कृत या उर्दू, अन्य गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, कंप्यूटर, कार्य शिक्षा, शांति शिक्षा और कला शिक्षा, ये सब चीज़ें 9th और 10th में पढ़ाई जानी चाहिए। ऐसा ही आप इंग्लिश में देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ इंग्लिश में दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे, कक्षा 11वीं से 12वीं तक क्या पढ़ाया जाना चाहिए। फिर दोबारा बता रहा हूँ, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अकॉर्डिंग कक्षा 11 से 12वीं तक क्या पढ़ाया जाना चाहिए, उसको डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। मातृभाषा पढ़ाई जानी चाहिए, अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए, अंकशास्त्र अर्थमेटिक पढ़ाया जाना चाहिए, वैकल्पिक विज्ञान श्रेणी कंप्यूटर और आपका भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये तो हो गया आपका विज्ञान श्रेणी, साइंस, जिसने साइंस साइड लेनी है तो वो कंप्यूटर पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे और आपका बायोलॉजी पढ़ेंगे, इसमें से कुछ भी पढ़ सकते हैं, मतलब यहाँ पे चॉइस हो सकती है आपके लिए। उसके बाद कला श्रेणी आती है जिसको ह्यूमैनिटी भी बोलते हैं,
तो कला श्रेणी के वैकल्पिक यानी कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे? राजनीति विज्ञान जिसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, भूगोल जिसको ज्योग्राफी कहते हैं, इतिहास हिस्ट्री, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, समाजशास्त्र सोशोलॉजी, मनोविज्ञान साइकोलॉजी। तो ये पढ़ेगा कला श्रेणी वाला जिसको आर्ट साइड लेनी है, जिसको ह्यूमैनिटीज़ लेनी है, ये सब्जेक्ट उसको पढ़ेगा। वाणिज्य यानी कॉमर्स साइड जिसको बोलते हैं हम, कॉमर्स यानी बीकॉम वगैरह करते हैं, एमकॉम करते हैं, तो वाणिज्य के लिए क्या क्या वैकल्पिक रखा गया? वाणिज्य और लेखा यानी कॉमर्स और अकाउंटेंसी उसको लेना पड़ेगा। कला शिक्षा अन्य वैकल्पिक विषय। तो ये आपके तीनों श्रेणी में, विज्ञान, कला और कॉमर्स, तीनों श्रेणी में अलग अलग कुछ जो है आपके वैकल्पिक सब्जेक्ट रखे गए हैं। वो उन सब्जेक्टों का एक कॉम्बिनेशन है, वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं अगर आपको उस साइड में जाना है। अब ये तो है नहीं कि आपने विज्ञान श्रेणी में चले गए, अब एक आपने फिजिक्स ले लिया और आप भैया कहते हैं कि नहीं मुझे तो हिस्ट्री पढ़ना है, तो ऐसा नहीं चलेगा काम। आपने कॉमर्स ले लिया, वहाँ पे आप अकाउंटेंट पढ़ रहे हैं, कहते हैं नहीं फिजिक्स भी ले लूँगा, हिस्ट्री भी ले लूँगा, नहीं चलेगा। एक कॉम्बिनेशन बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आपको विज्ञान श्रेणी में जाना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ यानी कला वर्ग में जाना है तो आपको सारे कला के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी। और अगर आपको कॉमर्स साइड में जाना है तो वहाँ पे आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और एक आपका मैथ्स आता है अलग से, जो आप कॉमर्स में पढ़ सकते हैं, वो पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये सब मैंने आज यूनिट 3 का एंड किया है। इसमें आज की वीडियो में हमने पढ़ा है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पढ़ाया हमने 2000 और 2005 को पढ़ाया यहाँ पे। इसी के साथ हमने आज यूनिट 3 को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 4 से शुरू करेंगे और आई होप के यूनिट 4 जो है हम एक ही वीडियो में फिनिश कर देंगे। तो आप एग्ज़ाम टाइम आपका चल रहा है, मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। आगे की वीडियो को देखने के लिए जय हिंद, जय भारत।